अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर 2021। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सामाजिक अध्ययन दीक्षा ऐप असाइनमेंट नंबर दोस्तों 1 से लेकर 31 तक। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिसमें दोस्तों आपको असाइनमेंट नंबर 1 से लेकर 31 तक पूरे असाइनमेंट के पूरे प्रश्न पत्र हल आपको मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तभी दोस्तों आपको सारे असाइनमेंट के सारे आंसर मिलने वाले हैं और आपका एक भी नंबर गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का पहला असाइनमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कोर्स 1 यहाँ पर जहाँ आपको दिख रहा है, इसका मतलब दोस्तों ये पहला असाइनमेंट होगा, फिर कोर्स 2 ऐसे दिखता जाएगा। तो एक बात और आपको पता होगी कि एसएसटी के दोस्तों हमारे जो टोटल असाइनमेंट है उसकी संख्या है 31। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला असाइनमेंट को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई, आपको इसका आंसर करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सन 1545। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा है इसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा सासाराम में। ठीक है, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि हुमायूं के पुत्र का नाम क्या था, आपको दोस्तों ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, उसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा अकबर। ठीक है, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा इसको देखते हैं कि ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई थी, आपको ये बताना है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा शेरशाह सूरी। तो इसमें टिक करेंगे क्वेश्चन या विकल्प नंबर 2 में, फिर आगे बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न अब देखते हैं। हमारा दोस्तों क्वेश्चन है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है सन 1545 ईस्वी। देखिए हर एक क्वेश्चन को आप याद करते हुए भी चलिएगा, ताकि पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको आप कर भी सके। ठीक है, असाइनमेंट तो आपका यहाँ कंप्लीट होगा ही। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा इसको देखते हैं। इनमें से दोस्तों कौन बाबर का पुत्र था, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हुमायूं, कामरान, अस्करी या सभी। इसका दोस्तों हमारा जो चौथा विकल्प है सभी वाला, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा इसको देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, आपको ये बताना है। इसका दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा 1540। देखिए हर एक डेट को याद करते हुए भी चलना है। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है कि बाबर की दोस्तों मृत्यु कब हुई थी, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 1530 ईस्वी। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा इसको जरा देखते हैं। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, आपको ये बताना है। तो इसका दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा फरीद खां। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं इसको टिक करके। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा है इसको देखते हैं। क्वेश्चन है कि सूर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा 1540। ठीक है, इसको टिक करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आ गया, बहुत ही आसान प्रश्न है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर होगा गुलबदन बेगम ने। ठीक है, तीसरा विकल्प को टिक करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। और दोस्तों आज का पहले असाइनमेंट का मतलब अंतिम क्वेश्चन क्या रहा कि मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी, आपको ये बताना है। इसका जो सही आंसर होगा 1526 ईस्वी में। इसको दोस्तों हम टिक करेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारे पहले असाइनमेंट में टोटल कितने क्वेश्चन थे इसको रखते हैं। टोटल 12 क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन के हमने आंसर कर दिया, कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये 12 के 12। अब इसको चलिए सबमिट करके देखते हैं कितने नंबर हमारे मिलते हैं। इसको सबमिट किया दोस्तों और यहाँ पर देखिए लिख के आ रहा है योर स्कोर 12 में से 12, मतलब आपको नंबर मिल चुका है। ठीक है ना, तो पहला असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों असाइनमेंट नंबर 2 की ओर हम बढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं असाइनमेंट नंबर 2 की ओर। दोस्तों हम यहाँ पर नेक्स्ट मॉड्यूल में क्लिक करेंगे और दोस्तों ये हमारा सेकेंड असाइनमेंट ओपन हो रहा है। ठीक है, पीडीएफ खुल रही है, इसको कट करते हैं और सेकेंड असाइनमेंट को दोस्तों हम ओपन करते हैं। तो लोडिंग योर कंटेंट लिख कर आ रहा है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, सारे असाइनमेंट दोस्तों आज आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सेकेंड असाइनमेंट आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसको और अच्छे से फिक्स करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों सेकेंड असाइनमेंट का हमारा कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को कैदी बनाकर कहाँ रखा था। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा होगा रंगून। ठीक है, तो तीसरा विकल्प टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि अंतिम मुगल सम्राट कौन थे।
इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, चौथा विकल्प को टिक करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है कि मुगल शासनकाल में विदेशी आक्रमणकारी कौन थे जिसने क्षति पहुंचाई। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा पहला विकल्प नादिर शाह। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या है इसको देखते हैं जरा। मुगल सम्राटों का व्यवहार कैसा था आपको ये बताना है। तो कैसा व्यवहार था दोस्त इनका, निरंकुश स्वेच्छाकारी करके। ठीक है, ये जो तीसरा विकल्प है हमारा इसको हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या रहा कि औरंगजेब की दक्षिण नीति का क्या परिणाम था। तो दोस्त इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा हमारा दूसरा विकल्प अपार धनराशि खर्च हुई। ठीक है, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा है इसको देखते हैं कि मुगल बादशाह किसके हाथों की कठपुतली बनकर रह गए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा सैयद बंधुओं के। ठीक है, पहला विकल्प हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर, इसको टिक करेंगे आगे बढ़ेंगे। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि मराठों का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा शिवाजी के। इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर हमारा आज का अगला प्रश्न क्या रहा कि औरंगजेब की दुर्बलतम नीति क्या थी, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा पहला विकल्प धार्मिक। ठीक है, ये सही आंसर है। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि बाबर कौन सा पुत्र मुगल साम्राज्य का शासक बना था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा हुमायूं। इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज का अगला प्रश्न हमारा क्या रहा कि मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, किसने रखी थी दोस्तों, बाबर ने। विकल्प नंबर 2 को टिक करेंगे और फाइनल करेंगे। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 10 थे, 10 में से 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है, कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि 10 के 10 क्वेश्चन को करने पर हमें नंबर कितने मिले। तो सबमिट पर क्लिक करेंगे और दोस्त यहाँ पर आपका यूजर स्कोर लिख कर आ रहा है 10 on 10 नंबर। ठीक है, काफी अच्छा लगता है जब 10 में से 10 नंबर मिलता है। अब चलिए दोस्तों आज के तीसरे असाइनमेंट की ओर हम बढ़ते हैं। 2 असाइनमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों देखिए तीसरे असाइनमेंट में जाने के लिए हम नेक्स्ट मॉड्यूल पर क्लिक करते हैं और सीधे दोस्तों हमारा जो तीसरा असाइनमेंट होगा वहाँ पर पहुँचेंगे। ठीक है, PDF डाउनलोड करने को मांग रहा है, इसको हटाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जहाँ लिखा रहता है ना SHT एवोल्यूशन कोर्स 3rd ईयर, ये दोस्तों खाली यहाँ पर इसको देखिएगा। ये जो दोस्तों लिखा रहता है बस वही आपका असाइनमेंट होता है। इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, फिर से हमारा कंटेंट लोड हो रहा है। ठीक है, तो तीसरा असाइनमेंट अब हमारा शुरू होने वाला है। तो चलिए दोस्तों तीसरा असाइनमेंट हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और देखते हैं पहला क्वेश्चन तीसरे असाइनमेंट का क्या रहा है, इसको देखते हैं जरा। ठीक है, पहला क्वेश्चन रहा कि अकबर के समय में ध्रुपद गायन की शैलियाँ प्रचलित थी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों नौहारवाड़ी और खंडारवाड़ी, मतलब का और खा दोनों विकल्प आपका दोस्त इसमें सही है। पहले में तीसरा विकल्प सही होगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा कि आदि ग्रंथ की रचना की है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा गुरु अर्जुन ने। तीसरा विकल्प को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर हमारा दोस्तों अगला प्रश्न क्या रहा कि इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया, किसने किया था दोस्तों, असमत बेगम ने। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि देखिए सिलेदार सैनिक थे, कहाँ पर थे दोस्तों, जो अपने शस्त्र और घोड़े स्वयं लाते थे। इनको दोस्तों क्या बोला जाता था, सिलेदार सैनिक। ठीक है, पहले विकल्प को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा, इसको देखते हैं। डॉक्टर नूरुल हसन ने मुगल साम्राज्य के जमींदारों को कितने भागों में विभाजित किया। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा तीसरा विकल्प, या दोस्त इसका जो सही आंसर होगा वो 3 ही होगा। ठीक है, ये 3 लिखा है ना, तो तीसरा विकल्प भी है, 3 आंसर भी है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा है, इसको देखते हैं जरा कि कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया। ठीक है, लगवाया मतलब इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा किसने लगवाया था, ये लगवाया था जहांगीर ने। तो इसको दोस्तों टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ और अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा, इसको देखते हैं। नीले, हरे अथवा लाल रंग की पृष्ठभूमि में गहरे और चमकीले रंगों का प्रयोग विशेषता है किसकी दोस्तों, ये देखिए आपके मेवाड़ शैली की। ठीक है, इसमें हम पहले विकल्प को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा, देखिए इस क्वेश्चन से आप अच्छे से वाकिफ होंगे कि तानसेन की प्रसिद्धि मिली थी किस चीज में, आपको पता है कि संगीत में। ठीक है, पहले विकल्प को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर हमारा दोस्तों आज का अगला प्रश्न क्या रहा कि बाबर नामा किस की प्रसिद्ध कृति है।
तो भाई तो सिंपल सा आंसर होगा बाबर। पहला विकल्प यहाँ पर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों इस असाइनमेंट का अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि जजिया कर समाप्त किया था, किसने किया था दोस्तों? अकबर ने। अगर आपने जोधा अकबर सीरियल देखा होगा तो आपको वहाँ पता चला होगा, ठीक है, नहीं तो किताबों में तो आपने पढ़ा ही होगा। तो चलिए दोस्तों तीसरा असाइनमेंट हमारा कंप्लीट होता है, आगे बढ़ते हैं। टोटल दोस्तों देखिए इसमें भी हमारे 10 क्वेश्चन थे, 10 को 10 में अटेम्प्ट कर लिया। अब चलिए देखते हैं हमने नंबर कितने आ रहे हैं। सबमिट पर क्लिक करेंगे और दोस्तों हमारा देखिए यहाँ पर स्कोर लिख कर आ रहा है योर स्कोर 10 on 10, ठीक है। पहले 3 असाइनमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ, ठीक है। देखते हैं दोस्तों इसमें अगर कुछ और पार्ट तो नहीं है, और कोई पार्ट नहीं है। 3 असाइनमेंट के बाद दोस्तों नेक्स्ट मॉड्यूल में जाएंगे और चौथा असाइनमेंट दोस्तों हम अब ओपन करेंगे, ठीक है। अब ये हो रहा है, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी दोस्तों चाहे तो साथ साथ कर सकते हैं। जितना जल्दी कंप्लीट कर लेंगे उतना ही बढ़िया रहने वाला है आप लोगों के लिए भी, ठीक है ना। तो चलिए चौथा असाइनमेंट हमारा ओपन हो चुका है और पहला दोस्तों जो क्वेश्चन आया है कि शिवाजी के गुरु कौन थे, आपको ये बताना है। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा रामदास, ठीक है। दूसरे विकल्प को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या रहा? अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी की दक्षिण में प्रथम विजय कौन सी थी, आपको ये बताना है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये होगा तीसरा विकल्प, तोरण विजय, ठीक है। तीसरे को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा, इसको जरा देखते हैं कि शिवाजी को किस मुगल शासक ने बंदी बनाने का आदेश दिया था। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा औरंगजेब, ठीक है। तो दूसरे विकल्प को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि अष्ट प्रधान कौन थे, आपको ये बताना है। तो दोस्तों जो अष्ट प्रधान थे ये मंत्रियों का एक समूह था, तो पहला विकल्प सही है और हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर से आता है कि अष्ट प्रधान किसके दरबार में थे। ये दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा शिवाजी। जी हाँ दोस्तों ध्यान में रखना है। तीसरे विकल्प को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या आता है कि शिवाजी का राज्याभिषेक किस प्रसिद्ध पुरोहित ने किया था। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा गंगा भट्ट ने, ठीक है। इसको टिक करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अफजल खान ने को मतलब किसने शिवाजी को मारने के लिए भेजा था। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा बीजापुर के सुल्तान ने, ठीक है। इसको हम टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि शिवाजी के पिता किसके दरबार में नौकरी करते थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा अहमदनगर, ठीक है। दूसरा विकल्प को टिक कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे हम। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि शिवाजी को किस युद्ध पद्धति का जनक माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा गुरिल्ला युद्ध पद्धति, ठीक है। पहले विकल्प को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों इस असाइनमेंट का या चौथे असाइनमेंट का हमारा अंतिम क्वेश्चन क्या रहा, इसको देखते हैं कि मराठों का उदय भारत के किस क्षेत्र में हुआ था, आपको ये बताना है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा दक्षिण क्षेत्र, ठीक है। तीसरे विकल्प को टिक करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों हमने 10 में से 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है। अब चलिए देखते हैं हमारे कितने नंबर आ रहे हैं। सबमिट पर क्लिक करेंगे और दोस्तों हमारा जो स्कोर आ रहा है 10 on 10 आ रहा है, ठीक है। अच्छा लग रहा होगा आप लोगों के लिए भी, बार बार 10 में से 10 नंबर आ रहा है। तो पहले 4 असाइनमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोस्तों बढ़ेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल पर, क्लिक करते हैं कहाँ गया नेक्स्ट मॉड्यूल। और दोस्तों हमारा 5वां असाइनमेंट ओपन होगा, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर लिखा है ना SST EVA कोर्स 5 सेमेस्टर 3 3rd। इसमें दोस्तों क्लिक करेंगे, ये 5वां असाइनमेंट हमारा ओपन होगा। ये हम दोस्तों लैपटॉप से वीडियो बना रहे हैं, बाकी अगर आप मोबाइल में चला रहे हैं तो वहाँ पर भी ऐसे ही आता है। तो जल्दी से दोस्तों आप लोग पहले असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिए और याद भी करते हुए चलिएगा, पेपर में क्वेश्चन भी फंसेगा यहाँ से, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों 5वां असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन अब लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन रहा कि जब वास्को डी गामा काली तट में उतरातो को किसने उसका स्वागत किया था। उतरा था जैसे कुछ क्वेश्चन होना चाहिए, किसने उसका स्वागत किया था दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा हमारा राजा जमूरिन ने। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा पहला विकल्प है, इसको टिक करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। फिर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या है इसको जरा देखते हैं हम कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, ठीक है। इसका जो पहला विकल्प है ये हमारा करेक्ट आंसर है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है इसको जरा देखते हैं कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा काली तट में, ठीक है। इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा कि अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किसने छीना था। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा बीजापुर के
सुल्तान से छीना गया था। ठीक है, जो दूसरा विकल्प इसको टिक करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया कहाँ पर दोस्तों? पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, इसका जो चौथा विकल्प होगा इसको हम टिक करेंगे। कौन सा विकल्प है ये? चौथा विकल्प। और आगे बढ़ेंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि देखते हैं, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा पहला विकल्प, सर टॉमसरो। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आसान सा क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया की जो कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा 1600 ईस्वी में। ठीक है, इसको टिक करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा कि वास्को डी गामा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा था? आपको दोस्तों ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका आंसर होगा हमारा काली तट। जो हमारा पहला विकल्प, इसको टिक करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा, वास्को डी गामा भारत कब आया था? इसका आंसर आपको करना है। इसका जो सही आंसर होगा 17 मई सन 1498। इसको जरा याद रखिएगा, लिख कर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। फिर दोस्तों आज का हमारा इस असाइनमेंट का अंतिम क्वेश्चन क्या रहा, पांचवें असाइनमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम कौन से यूरोपीय व्यापारी आए थे? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये होगा हमारा पुर्तगाली। नाम तो सुना ही होगा आपने। ठीक है, इसको हम अब टिक करते हैं और वीडियो हमारी मतलब ये असाइनमेंट कंप्लीट हो रहा है। वीडियो तो अभी काफ़ी लंबी चलने वाली है। ठीक है दोस्तों, ये असाइनमेंट कंप्लीट होता है और चलिए इसको सबमिट करके देखते हैं कि हमारे नंबर कितने आ रहे हैं। हमने 10 में से 10 क्वेश्चन देखिए अटेम्प्ट कर लिया है। ठीक है, अब नंबर की बारी है। सबमिट पर क्लिक किया और दोस्तों देखिए हमारा जो स्कोर आ रहा है वो 10 on 10 आ रहा है। ठीक है, अच्छा लगता है, 10 में से 10 नंबर मिलता है। पहले 5 असाइनमेंट दोस्तों हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ और नेक्स्ट मॉड्यूल पर हम यहाँ क्लिक करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा असाइनमेंट नंबर 6 आ चुका है। लेकिन आपको एक बात यहाँ पर और बता दें, असाइनमेंट नंबर 6 में दोस्तों देखिए 2 पार्ट यहाँ पर दिया गया। देखिए यहाँ पर लिखा ना 6 में, यहाँ पर देखिए पार्ट 1 दिया गया, पार्ट 2, मतलब असाइनमेंट में 6 में मतलब 2 पार्ट हैं अलग अलग। तो दोस्तों पहले हम पार्ट 1 को ओपन करते हैं असाइनमेंट नंबर 6 का। तो चलिए देखिए ओपन हो रहा है और हमारी स्क्रीन पर आने वाला है। ठीक है, ये दोस्तों देखिए पार्ट 1 यहाँ पर ओपन हो रहा है असाइनमेंट नंबर 6 में। तो चलिए ओपन हो चुका है और शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहा असाइनमेंट नंबर 6 का, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय के पश्चात कितने नवाब बनाया गया? मतलब किसे नवाब बनाया गया था दोस्तों? प्लासी के युद्ध की बात हो रही है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये होगा हमारा मीर जाफर। ठीक है, इसका पहले का चौथा विकल्प सही होगा। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा है, इसको देखते हैं जरा। क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के दरबारियों के बीच षड्यंत्र में किसने बिचौलियों की भूमिका निभाई थी? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये होगा हमारा दूसरा विकल्प, अमीन चंद। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। तो चलिए करके देखते हैं। कर दिया और आगे बढ़ें। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा है, इसको देखते हैं कि प्लासी के युद्ध की नीति क्या थी, मतलब तिथि क्या थी, नीति नहीं तिथि। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा 23 जून सन 1757। इसको दोस्तों हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा है, इसको देखते हैं कि तथाकथित काल कोठरी की दुर्घटना किस शासक के काल में घटित हुई थी? आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सिराजुद्दौला। ठीक है, पहला विकल्प को इसको टिक करेंगे और हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा कि नवाब के विरुद्ध अंग्रेजों के षड्यंत्र में कौन शामिल नहीं था? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा मीर जाफर। इसको टिक करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि बंगाल के नवाब ने अलीनगर की संधि किसके साथ की थी? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा तीसरा विकल्प, क्लाइव के साथ। आपको इसको टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था? आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। ठीक है, दूसरे विकल्प को यहाँ पर हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि सिराजुद्दौला का शत्रु कौन नहीं था? आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होंगे हमारे मोहनलाल जी। ठीक है, ये उनके शत्रु नहीं थे। इसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा कि 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को मुक्त व्यापार की अनुमति किस मुगल शासक ने प्रदान की थी? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा फर्रुख खसियर। ठीक है, जो हमारा पहला विकल्प है यहाँ पर दोस्तों
इसको हम टिक करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों इस असाइनमेंट का मतलब अंतिम क्वेश्चन क्या रहा, इसको देखते हैं जरा कि बंगाल के किस नवाब की मृत्यु के पश्चात सिराजुद्दौला का राज्यारोहण हुआ था। ये दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो इसका चलिए आंसर देखते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा अलीवर्दी खां, जो हमारा तीसरा दोस्तों विकल्प है, इसको टिक करेंगे और हमारी मतलब ये असाइनमेंट यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो चलिए दोस्तों बारी आती है नंबर देखने की। आखिर हमने 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो किया, लेकिन नंबर हमारे कितने आ रहे हैं। सबमिट पर क्लिक करेंगे और दोस्तों हमारे जो नंबर बन रहे हैं वो 10 में से 10 नंबर बन रहे हैं, ठीक है। ये हो चुका है। अब दोस्तों इसी का देखिए पार्ट 1 हो गया हमारा। पार्ट 2 में क्लिक करेंगे तो असाइनमेंट नंबर 6 में 2 पार्ट हैं। देखिए काफ़ी बड़ा दोस्तों एसएसटी का असाइनमेंट है। थोड़ा सा हो सकता है आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन कॉपी पर या कहीं पर मतलब या डायरेक्ट दोस्तों आप दीक्षा ऐप में खोल के इसको टिक करते चलिएगा तो बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा दूसरा विकल्प होगा नजमुद्दौला, ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा कि बक्सर के युद्ध का परिणाम क्या हुआ। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों देखिए उपरोक्त सभी होगा, वैसे देख लेते हैं। अंग्रेजों की सैनिक कुशलता प्रमाणित हुई, उत्तर भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया, मुगल सम्राट अवध के नवाब तथा बंगाल के नवाब को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। चौथा विकल्प सही है, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि दीवानी का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा होगा पहला विकल्प वित्तीय क्षेत्र, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध के पश्चात हुई संधि को इलाहाबाद की संधि क्यों कहा गया। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों क्योंकि यह संधि इलाहाबाद के किले में हुई थी, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध में किसने भाग नहीं लिया था। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा कर्नाटक के नवाब ने भाग नहीं लिया था, दूसरा विकल्प टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजों की तरफ से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा तीसरा विकल्प हेक्टर मुनरो ने, ठीक है, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि बक्सर के युद्ध में भाग लेने वाला अवध का नवाब कौन था। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा दूसरा विकल्प सुजाउद्दौला, ठीक है, इसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा कि अंग्रेज व्यापारियों के दस्तक के दुरुपयोग से किस प्रकार की हानि होती थी। देखिए दोस्तों भारतीय व्यापारियों को घाटा होता था, नवाब को राजस्व की हानि होती थी, नवाब के अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार होता था। तो इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा, इसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि मीर कासिम ने तोड़दार बंदूक और तोप गोले का कारखाना कहाँ लगाया था। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा मुंगेर में, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन क्या रहा है इसको देखते हैं। इस असाइनमेंट की बात हो रही है कि 1765 में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी किस मुगल शासक ने प्रदान की थी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा फर्रुख खसियर, ठीक है, पहला विकल्प को टिक करेंगे और कर देते हैं सबमिट। अब दोस्तों देखने वाली बात होगी कि हमने 10 क्वेश्चन को किया, 10 में से कितने नंबर हमारे आते हैं। सबमिट पर क्लिक करेंगे और दोस्तों हमारा जो स्कोर यहाँ पर दिख रहा है वो काफ़ी बढ़िया है, 10 on 10 नंबर दोस्तों हमें मिल चुके हैं। असाइनमेंट नंबर दोस्तों हमारा जो ये 6 है वो कंप्लीट भी हो चुका है। अब दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट मॉड्यूल पर क्लिक करते हैं और दोस्तों हमारा 7वां असाइनमेंट अब स्क्रीन पर आने वाला है, ठीक है। लोड हो रहा है 7वां असाइनमेंट, तो हो रहा है, आप लोग मोबाइल में भी तब तक लोड करते रहिएगा, ठीक है। तो मतलब आज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरे असाइनमेंट एक ही वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों 7वां असाइनमेंट अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसको थोड़ा वीडियो को ठीक करते हैं कि आपकी स्क्रीन पर पूरा दिखे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा हमारा, डुप्ले का उत्तराधिकारी कौन था। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा गोडेहू, दूसरा विकल्प सही होगा, ठीक है। 7वें असाइनमेंट का पहला का दूसरा विकल्प। फिर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है सप्तवर्षीय युद्ध कहाँ पर हुआ था। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा यूरोप में। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में पेरिस की संधि कब हुई थी। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा 1763 में। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है हमारा वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा 1760 में। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में पांडुचेरी की संधि कब हुई थी। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा 1755 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि कर्नाटक युद्ध के समय
फ्रांसीसी गवर्नर जनरल कौन था? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा डुप्ले। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या आता है, एक्स ला सापेल संधि कब हुई थी? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 1748 में। अब पहला विकल्प आप देख रहे होंगे अंग्रेज पुर्तगाली लिखा है, इसका मतलब आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा। क्वेश्चन में था दोस्तों संधि कब हुई, तो इसका मतलब कोई विकल्प का मतलब नहीं बनता। तीसरा चौथा चलिए कुछ तो विकल्प में दिया है, तो इसका जो सिंपल सा आंसर है 1748 टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है हमारा सेंट थोमे का युद्ध कब हुआ था? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा 1748 में, ठीक है। इसको टिक करेंगे पहले विकल्प को और आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों इस असाइनमेंट का अंतिम क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा विकल्प 1746 में, ठीक है। इसको हम टिक करेंगे 1746 को और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको टिक करते हैं और यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारे टोटल 10 क्वेश्चन थे, 10 में से 10 प्रश्नों को हम अटेम्प्ट कर लिए। तो चलिए देखते हैं नंबर कितने हैं। सबमिट पर क्लिक करेंगे और दोस्तों हमारे स्कोर यहाँ पर शो कर रहा है 10 में से 10 नंबर, ठीक है। काफी अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को भी देख के कि पूरे के पूरे नंबर आ रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा जो 7वां असाइनमेंट था यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो रहा है। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल या 8वें असाइनमेंट की तरफ। क्लिक करते हैं दोस्तों नेक्स्ट मॉड्यूल पर। अब ये लोड हो रहा है और देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पे लिखा है, ठीक है। असाइनमेंट पर क्लिक करते हैं, देखिए ये जो आपका लिखा रहता है ना SSTEVA करके, ये दोस्तों यही आपका असाइनमेंट होता है। इस पर हम क्लिक करेंगे और देखिए हमारा 8वां असाइनमेंट भी अब लोड हो रहा है। इसको लोड हो जाने दीजिए, उसके बाद इसको भी करना शुरू करेंगे, ठीक है। बिल्कुल लाइव हो रहा है दोस्तों, कुछ भी आगे पीछे नहीं है, इसीलिए दोस्तों सब कुछ लाइव कर रहे हैं, नहीं तो वीडियो रोक कर भी बनाई जा सकती थी। तो यहाँ पर चेक किया जा रहा है कितने क्वेश्चन दोस्तों होते हैं हमारे आज, ठीक है। 8वां असाइनमेंट है और चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या रहा 8वें असाइनमेंट का कि किस गवर्नर जनरल की मृत्यु उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा दूसरा विकल्प लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। इसका दूसरा विकल्प करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा कि पुलिस व्यवस्था का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा तीसरा विकल्प लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। फिर अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन रहा हमारा कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये होगा हमारा दूसरा विकल्प 1793 ईस्वी में। फिर बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ कि किस गवर्नर जनरल ने मुस्लिम को फौजदारी न्याय व्यवस्था में प्रतिशोधात्मक न्याय के स्थान पर सुधारात्मक न्याय लागू किया? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा हमारा पहला विकल्प लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा 1773 ईस्वी में। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। द्वैत शासन प्रणाली को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा हमारा वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तीसरे विकल्प को टिक करेंगे और बढ़ते हैं आगे की तरफ। फिर क्या लिखा दोस्तों, द्वैत शासन प्रणाली किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था, इसको बताना है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा लॉर्ड क्लाइव होगा, ठीक है। दूसरे विकल्प को टिक करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि प्रसिद्ध इलाहाबाद की संधि किस वर्ष संपन्न हुई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा पहला विकल्प होगा 1765 ईस्वी में। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा कि विलियम हॉकिंस किस मुगल शासक के दर में आया था? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा जहांगीर। फिर देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी की दोस्तों स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपको पता है कि 1600 ईस्वी में हुई थी। तो देखिए दोस्तों असाइनमेंट 8 के भी हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों इसको हम सबमिट करेंगे और देखेंगे दोस्तों हमारे 10 में से 10 नंबर देखिए यहाँ पर हमें मिल चुके हैं, ठीक है ना। तो आपको अच्छा लग रहा होगा कि 10 में से 10 नंबर पूरे बन रहे हैं, ठीक है। आप इसको याद करते हुए भी चलिएगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों असाइनमेंट 9 की तरफ। नेक्स्ट मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे और दोस्तों हमारा असाइनमेंट 9 अब ओपन हो रहा है, ठीक है। लोडिंग योर कंटेंट, तो लोड हो रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों लोड हो चुका है। 9वां असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन क्या रहा हमारा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों पहले में दूसरा विकल्प होगा, ठीक है, 1799 में। इसको टिक करेंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा
लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसको टिक करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। इसको दोस्तों पहले चलिए सेट कर लेते हैं कि आपके स्क्रीन पर पूरा दिखे है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा है कि मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में बनाया गया। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा तीसरा विकल्प, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम बढ़ते हैं कि कोलकाता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू हुई थी। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा दूसरा विकल्प, लॉर्ड डलहौजी। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। इसका भी दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा लॉर्ड डलहौजी होगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा कुशासन के आधार पर किस देशी राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय कर दिया गया। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा अवध। पहले विकल्प को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा कब समाप्त की गई। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा 1829 ईस्वी में। ठीक है, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ते हैं कि किस गवर्नर जनरल ने कानून बनाकर सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, इसको देखते हैं कि भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किसने किया था। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा चौथा विकल्प, लॉर्ड वेलेजली ने। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा कि वेलेजली की सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी राज्य कौन सा था। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा हैदराबाद। इसको टिक करेंगे और हमारे इस असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं नंबर कितने आए हमारे। देखिए दोस्तों हमारे 10 में से 10 नंबर आ चुके हैं। थोड़ी सी खुशी हो रही होगी आप लोगों को कि इस असाइनमेंट में भी 10 में से 10 नंबर मिले हमें। ठीक है, तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब बढ़ते हैं हम 10वें असाइनमेंट की तरफ। नेक्स्ट मॉड्यूल पर यहाँ क्लिक करेंगे और दोस्तों 10वां असाइनमेंट कहाँ गया ये देखिए, इस पर क्लिक करते हैं और दोस्तों हमारा लोडिंग हो रहा है, कंटेंट हो रहा है। ठीक है, हो रहा है। तो दोस्तों हमारा जो 10वां असाइनमेंट है वो लोड हो चुका है। इसको पहले चलिए सेट कर देते हैं, सही से दिखे स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 10वें का पहला क्वेश्चन क्या रहा है कि विलजर्ड नामक तेज हवाएं किस प्रदेश में चलती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा तीसरा विकल्प, टुंड्रा प्रदेश। ठीक है, हो गया। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का हमें मिलान करना है। अब देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला आपका प्रेयरी लिखा है, इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा ये कहाँ पर चलती है, ये होगा दोस्तों इसका आंसर होगा उत्तरी अमेरिका। देखिए दोस्तों मिलान करने में देखिए ये ऊपर नीचे हो रहा है ना, इसको खाली से तो स्क्रीन पर टच करके ऊपर नीचे करिएगा, हो जाएगा। पहले का सही आंसर है उत्तरी अमेरिका। पंपास का दोस्तों हो जाएगा हमारा ये दक्षिणी अमेरिका। ठीक है दोस्तों, फिर हमारी जो ये विल्ड हवाएं जो भी है ये दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। डाउन्स का हमारा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन था। फिर दोस्तों हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है कि चक्की जनजाति का निवास स्थान है कहाँ पर है दोस्तों, ये हमारा दक्षिण अफ्रीका में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कयाल क्या है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये होगा बिना पहिए की गाड़ी को कयाल कहते हैं। मानसूनी प्रदेश का विस्तार कहाँ पाया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 15 से लेकर 30 अंश उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश महाद्वीप के पूर्वी भाग में। ठीक है, इसको टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि किस प्रदेश में सदाबहार की लकड़ी मतलब सदाबहार कड़ी लकड़ी वाले वन पाए जाते हैं। तो इसका दोस्तों में आंसर करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों सदाबहार वाला, इसका होगा हमारा विषुवत रेखीय प्रदेश पर्वत पर। ठीक है, चौथा विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शीतकालीन वर्षा किस देश की विशेषता है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा भूमध्य सागरीय प्रदेश की। ठीक है, चौथा विकल्प। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आता हमारा आर्कटिक विलो क्या है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये हमारी होती है झाड़ियाँ एक तरह की। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन गिनी तट के श्वेत निवासियों को कहा जाता है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग कब्रगाह। पहला विकल्प सही है। इसका दोस्तों असाइनमेंट का अंतिम क्वेश्चन क्या है कि संसार का शीत ध्रुव किसे कहते हैं। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये होगा हमारा तीसरा विकल्प। ठीक है, बर्फोस्यार। ठीक है, इसको टिक करेंगे। और दोस्तों देखिए हमारे टोटल 10 क्वेश्चन थे, 10 को हमने अटेम्प्ट कर लिया। अब नंबर देखते हैं, कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, 10 में से 10 नंबर आ गए।
और हमारा देखिए मिलान भी बिल्कुल ठीक था। ठीक है, 10 में से 10 नंबर आ चुके हैं। असाइनमेंट नंबर 10 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ। 11वां असाइनमेंट आपके सामने दोस्तों लोड हो रहा है, बिल्कुल लाइव है, कुछ इसमें छेड़खानी नहीं हो रही है। ठीक है, तो 11वां असाइनमेंट अब दोस्तों देखेंगे हम लोग। लोड हो रहा है, लोडिंग योर कंटेंट SSTEVA कोर्स। ठीक है, जो भी है, तो दोस्तों लोड हो चुका है और पहला क्वेश्चन आ चुका है 11वें असाइनमेंट का कि देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो इसका आंसर दोस्तों यहाँ पर नील दिया गया है। अमेजन में दोस्तों कंफ्यूजन हो सकती है आप लोगों को, फिलहाल इसका जो सही आंसर माना गया है नील नदी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। सही आंसर होगा दोस्तों हमारा तीसरा विकल्प अफ्रीका। फिर विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, कौन सा है दोस्तों? ये होगा हमारा यूरोप। इसको टिक करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको और सेट करते हैं सही दिखे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है, इक्वाडोर। चौथा विकल्प दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, किसको? ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, पहला विकल्प टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा एंडीज पर्वतमाला अवस्थित है, यह है दोस्तों हमारा दक्षिण अमेरिका में। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा है कि 49 अंश उत्तरी अक्षांश किन देशों के बीच समय रेखा है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा वो क्या होगा? वो होगा दोस्तों हमारा तीसरा विकल्प उत्तरी अमेरिका और कनाडा। ठीक है, इसको टिक करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा तीसरा विकल्प अफ्रीका का नाम तो सुना ही होगा आपने। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व को कितने महाद्वीपों में विभक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा दूसरा विकल्प 7 महाद्वीप है। और आज का इस असाइनमेंट का अंतिम क्वेश्चन क्या रहा? 11वें असाइनमेंट का कि अमेजन नदी अवस्थित है। तो आपको बताना ये कहाँ पर है अमेजन नदी? ये दोस्तों हमारी दक्षिण अमेरिका में। इसको टिक करेंगे। और दोस्तों देखिए हमारे टोटल 10 क्वेश्चन थे, 10 को दोस्तों ने अटेम्प्ट कर लिया है। अब चलिए सबमिट पर क्लिक करते हैं और देखिए दोस्तों हमारे 10 में से 10 नंबर आ चुके हैं। ठीक है, ये असाइनमेंट भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये असाइनमेंट नंबर दोस्तों हमारा कौन सा था? ये असाइनमेंट नंबर हमारे यहाँ पर 11 था। अब बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो दोस्तों चलिए अगले असाइनमेंट की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट मॉड्यूल पर हम यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक है, तो असाइनमेंट नंबर दोस्तों हमारा 12 खुल रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और देखिए, असाइनमेंट नंबर दोस्तों 12 में हमारे यहाँ 2 पार्ट दिए गए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। तो चलिए पहले हम पार्ट 1 को यहाँ कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों लोड हो रहा है हमारा असाइनमेंट नंबर 12 का पार्ट 1। तो बस लोड होने वाला है। तो दोस्तों ये लोड हो चुका है। इसको पहले हम सेट कर देते हैं, आपकी स्क्रीन पर ठीक ठाक दिखेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों, इसको देखते हैं कि सोने का सर्वोच्च उत्पादक देश है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? बताइए, आपके सामने 4 विकल्प हैं। सही आंसर है दोस्तों हमारा चीन। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा हमारा नील नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि एंथ्रेसाइट कोयले में कितने प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा 90%। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है हमारा कि कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा अवसादी चट्टान। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि लौह अयस्क का सर्वोच्च उत्पादक देश है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा कौन सा होगा? चीन। फिर उच्च गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा लिग्नाइट। फिर अगला क्वेश्चन कि पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र किरकुर अवस्थित है, कहां पर है दोस्तों ये? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा इराक में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है कि चिली किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा होगा तांबा। फिर अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से लौह अयस्क का प्रकार नहीं है, आपको ये बताना कौन सा प्रकार नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा पीट। अंतिम क्वेश्चन दोस्तों असाइनमेंट का है कि एकल संसाधनों में सम्मिलित किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा हमारा क्रायोलाइट होगा, चौथा विकल्प। और दोस्तों हमारे टोटल 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, 10 के 10 प्रश्नों को हमने यहाँ पर अटेम्प्ट कर लिया है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कितने नंबर आ रहे हैं। देखिए दोस्तों हमारे 10 में से 10 नंबर आ गए, अच्छी वाली बात है ना। ठीक है, छोटी सी खुशखबरी। अब दोस्तों चलिए इसी का तुरंत पार्ट नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट नंबर 12 का ही पार्ट 2 है, इसके 2 पार्ट हैं। तो मतलब इस पर ढेर सारे असाइनमेंट आपको दिए गए हैं।
पेपर देखिए इस बार जब एसएसटी का आएगा ना, तो सारे असाइनमेंट को दोस्तों आप चेक करिएगा कि एक भी क्वेश्चन बाहर से तो नहीं आ गया। जो आपसे इतनी मेहनत कराई जा रही है, कुछ फायदा होना चाहिए इसका। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि राइन नहर कौन से महाद्वीप में स्थित है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये तीसरा विकल्प होगा यूरोप महाद्वीप। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 44। फिर अगला क्वेश्चन कि विश्व का सबसे लंबा मार्ग जो भी दोस्तों कहिए महाद्वीपीय रेल मार्ग कौन सा है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा पार साइबेरियन रेल मार्ग। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि देश में पाइपलाइन के माध्यम से दूध का परिवहन किया जाता है। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा तीसरा विकल्प न्यूजीलैंड। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि विश्व का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग कौन सा है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा राइन नदी जल मार्ग। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सुएज नहर के उत्तरी एवं दक्षिणी पत्तनों के नाम बताना है आपको। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों देखिए पोर्ट सईद, पोर्ट सुएज। ठीक है, तीसरा विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि पार कनाडियन रेल मार्ग के पूर्वी एवं पश्चिमी स्टेशनों के नाम हैं। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा दूसरा विकल्प वैंकूवर हैलिफैक्स। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा बृहद ट्रक मार्ग होकर जाता है, कहां से जाता है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा विकल्प उत्तरी अटलांटिक महासागर से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि चैनल टनल जोड़ता है, क्या जोड़ता है दोस्तों, ये जोड़ता है हमारा पेरिस और लंदन को। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों इस असाइनमेंट का कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है, क्या चाहिए दोस्तों, तरल पेट्रोलियम गैस का एलपीजी। इसको टिक करते हैं। और दोस्तों हमारे टोटल 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 प्रश्नों को हमने यहाँ पर अटेम्प्ट कर लिया है। अब चलिए सबमिट करते हैं और चेक करते हैं हमारे नंबर कितने हैं। तो दोस्तों हमारे नंबर ठीक ठाक आ गए, 10 में से 10 नंबर। ठीक है, तो ये असाइनमेंट दोस्तों हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ। या नेक्स्ट मॉड्यूल में दोस्तों 13वां असाइनमेंट आएगा। ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो अब दोस्तों आपकी स्क्रीन पर असाइनमेंट नंबर 13 लोड हो रहा है। ठीक है, लोडिंग हो रहा है ना, हो जाने दीजिए। तो बस होने वाला है। तो दोस्त ये लोड हो चुका है। ठीक है, इसको सेट कर देते हैं कि आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल बढ़िया बढ़िया दिखेगी। ठीक है, अब सही दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या रहा दोस्त इसका, इसको जरा देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों चौथा विकल्प होगा पॉलीपैक का उपयोग करना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कौन सा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा दूसरा विकल्प मैंगनीज। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा कि निम्न में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। इसका जो पहला विकल्प है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, असम। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरण स्रोत है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा दूसरा विकल्प ताप। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है। जिसका जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प होगा रासायनिक उर्वरक। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या हमारा कि वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्न में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा 22%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सा मानव संसाधन है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा विकल्प होगा वायु। फिर अगला क्वेश्चन क्या है निम्न में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा विकल्प होगा प्राकृतिक संसाधन। और दोस्तों इस असाइनमेंट का अंतिम क्वेश्चन क्या रहा हमारा 13वां। ठीक है, मतलब 13वें असाइनमेंट का अंतिम क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा पहला विकल्प चिकित्सा ज्ञान। तो दोस्तों हमारे टोटल 9 क्वेश्चन थे इस असाइनमेंट में। अब देखने वाली बात होगी कि हमने 9 में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। सबमिट पर क्लिक करते हैं और दोस्तों हमारे जो नंबर यहाँ पर शो हो रहे हैं वो 9 में से 9 नंबर हमें मिल चुके हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है। 13वें असाइनमेंट में थोड़े कम क्वेश्चन थे, नहीं तो बाकी हर जगह 10 में से 10 क्वेश्चन से कम मतलब आपको नहीं मिलने वाले। ठीक है, अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले असाइनमेंट की तरफ। 13वां असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मॉड्यूल पर क्लिक करते हैं और दोस्तों 14वां असाइनमेंट अब आपकी स्क्रीन पर लोड हो रहा है। ठीक है ना, तो जल्दी से लोड हो जाए। देखिए एक ही दिन में दोस्तों आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे।
वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली ताकि आपको कुछ याद भी होता रहे, नहीं तो दोस्तों बहुत ही जल्दी हो जाता तो बहुत सी चीज़ें आपको याद भी ना होती। देखिए ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में यूपी टेट हर जगह कहीं ना कहीं आपको दोस्तों मिलेगा, सी टेट में हो सकता है या सुपर टेट में कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो 14वां क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा है, अब इसको देखते हैं, मतलब 14वां असाइनमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नहीं है। तो ये दोस्तों देखिए हमारा असाइनमेंट नंबर 14 पर अब पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है कि वर्तमान में भारत में संघ शासित राज्यों की संख्या है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ये होना चाहिए, इसमें दोस्तों मेंशन किया जाना चाहिए कि भाई कितने संघ। जैसे दोस्तों हमारे भारत में इस समय 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ अलग टाइप का आंसर दिया गया है। तो चलिए इस जो दोस्तों मॉड्यूल में इसका जो सही आंसर माना गया दोस्तों वो तीसरे विकल्प को माना गया। ठीक है, तभी आपके दोस्तों पूरे नंबर आएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत सम्मिलित है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा मालाबार तट। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा है, इसको देखते हैं कि मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों पहला विकल्प होगा दंडकारण्य। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश से होकर प्रभावित होती है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा हमारा नर्मदा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विशालतम भौतिक प्रदेश है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा तीसरा विकल्प प्रायद्वीपीय पठार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों धौलाधर श्रेणी प्रतिनिधित्व करती है किसका दोस्तों, ये करती है हमारे मध्य हिमालय का। दूसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा मर्ग तथा बुग्याल क्या होते हैं। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये होते हैं हमारे पर्वतीय घास के मैदान। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा कि दिए गए पर्वत शिखरों में से कौन सा हिमालय क्षेत्र में अवस्थित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा तीसरा विकल्प गाडविन ऑस्टिन K2। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है फिलहाल यहाँ पर ये होगा हमारा नाथुला हिमाचल प्रदेश। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणी नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों धौलधर श्रेणी। ठीक है, टोटल दोस्तों हमारे यहाँ पर 10 प्रश्न थे और 10 क्वेश्चन को हमने यहाँ पर अटेम्प्ट कर लिया है। अब चलिए देखते हैं नंबर कितने आते हैं। जी हाँ दोस्तों, नंबर जरूरी है, सबमिट करेंगे और दोस्तों हमारे देखिए 10 में से 10 नंबर यहाँ पर आ गए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपके भी समझ से बाहर रहे होंगे, जैसे पहला क्वेश्चन जैसे हमने बात की थी। ठीक है, नंबर पूरे आ गए। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों असाइनमेंट नंबर अब हम 15 की तरफ पहुंचेंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल पर हम यहाँ क्लिक करते हैं। अब दोस्तों हमारा असाइनमेंट नंबर 15 में एक चीज और आपको बता दें, यहाँ पर दोस्तों असाइनमेंट नंबर जो हमारा 15 है ये 4 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट 1, 2, 3, 4 मतलब असाइनमेंट नंबर 15 में 4 अलग अलग असाइनमेंट है। चलिए इसी में हम पहला असाइनमेंट खोलते हैं, असाइनमेंट नंबर 15 का। ठीक है, ये अब इस समय लोड हो रहा है आपके स्क्रीन पर, तो वो जाने दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों असाइनमेंट नंबर 15 हमारे स्क्रीन पर लोड हो चुका है। अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं कि आपको सही से दिखे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या रहा है इसमें पार्ट 1 में कि राजस्थान में खेतड़ी मतलब खदान किस खनिज के उत्पादन के लिए मशहूर है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों पहला विकल्प में होगा तांबा। दूसरा क्वेश्चन क्या रहा, आप लोगों ने आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज को देखा होगा, क्या आप बता सकते हैं कि इसको बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा एल्यूमिनियम। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है कि आप लोगों ने अपने घरों में, ठीक है, घरों में मतलब लोगों को सोने के आभूषण पहने देखा होगा। ये दोस्तों बहुत मूल्यवान होते हैं। इसको जतना, ठीक है, बंतत मतलब भी कहा जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि भारत के कुल उत्पादन का 99 दोस्तों भाग सोना किस राज्य से निकाला जाता है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर कर्नाटक। ठीक है, याद करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन कि आपने रेल, साइकिल, मोटर, कार आदि को अवश्य देखा होगा और शायद आपने कहीं जाने के लिए इनका उपयोग भी किया होगा। क्या आप बता सकते हैं कि इनका निर्माण किस खनिज से हुआ है। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा, ट्रेन व्रेन देखते होंगे आप, ये लोहा से ही बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लौह अयस्क के उत्पादन में निम्न में से किस राज्य का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा उड़ीसा। फिर अगला क्वेश्चन कि आप भारत के पठारी, पर्वतीय या मैदानी भागों में, ठीक है, रहते होंगे, तो क्या आप बता सकते हैं कि खनिज संसाधन मुख्यतः भारत के किस भाग में पाए जाते हैं। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा पठारी भाग।
इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ गए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रासायनिक एवं भौतिक गुण धर्मों के आधार पर खनिज प्रमुख 2 श्रेणियां धात्विक धातु और अधात्विक में अधातु में विभाजित है। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें कौन सा अधात्विक खनिज है? इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा अभ्रक। और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा इस असाइनमेंट का कि वे सभी वस्तुएं जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखती हो और आपके लिए उपयोगी हो उन्हें क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों बोलते हैं हम संसाधन। टिक करते हैं। और दोस्तों इस असाइनमेंट में मतलब हमारे टोटल पार्ट में 8 क्वेश्चन थे। अब देखते हैं हमारे कितने नंबर आ रहे हैं। तो दोस्तों हमारा जो स्कोर रहा 8 में से 8 नंबर आ चुका है। ठीक है, ठीक ठाक स्कोर है। अब बढ़ते हैं दोस्तों इसी में पार्ट 2 में। क्वेश्चन दोस्तों ढेर सारे हैं, तो आप लोग वीडियो देखते देखते हो सकता है थक जाए, लेकिन देखना ही पड़ेगा, क्या करेंगे। ठीक है, जितना जल्दी दोस्तों देखिए आप लोग उतना जल्दी आपका असाइनमेंट कंप्लीट होगा। ठीक है, ये हो गया। और याद भी करते हुए चलना है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि पौधे ऊर्जा किस क्रिया से प्राप्त करते हैं? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों प्रकाश संश्लेषण। फिर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? इसका जो सही आंसर होगा हमारा कोयला। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा हमारा कि भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ पर है? इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा कहाँ पर है? ये गुजरात में। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये दोस्तों होगा हमारा टिहरी बांध, विकल्प नंबर 1 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ पर है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ये भारत में। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नरौरा परमाणु रिएक्टर किस प्रदेश में स्थित है? इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश में मणिकरण किस लिए प्रसिद्ध है? इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा भूतापीय ऊर्जा, दूसरा विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सतलज। इस असाइनमेंट का अंतिम क्वेश्चन क्या है कि कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा एंथ्रेसाइड होगा। इसको टिक करेंगे। और देखिए हमारे इस असाइनमेंट में हमारे टोटल 9 क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, सबमिट करते हैं। और देखिए हमारे दोस्त यहाँ पर 9 में से 9 नंबर बन गया। ठीक है ना। अब ये खत्म होता है। अब दोस्तों चलते हैं ठीक है अगले पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3। अब ये लोड हो रहा है, हो जाने दीजिए। तो बस हो चुका लोड। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ठीक ठाक आ गया स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा पहले में चावल। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में झूम कृषि की जाती है? इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा होगा असम। अगला क्वेश्चन है कि कपास फसल के लिए कौन सी मृदा ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है? इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा काली मिट्टी। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि रबी फसल का निम्नलिखित में से कौन सा उचित समय है? तो देखिए रबी के लिए दोस्तों अभी अक्टूबर से मार्च चल रहा है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, गन्ना से चीनी या शुगर बनती है और चीनी से मिठाइयाँ, तो क्या आप बता सकते हैं कि गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? जी हाँ दोस्तों, हमारा उत्तर प्रदेश। इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आप लोगों ने अपने अपने गांव में पशुओं, भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि को अवश्य देखा होगा। जब कोई किसान कृषि करने के साथ साथ पशुपालन भी करता है तो इस प्रकार की कृषि को क्या कहा जाता है? आपको ये बताना है। तो दोस्त इसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित कृषि। क्या बोलते हैं? मिश्रित कृषि। इसको टिक करेंगे। और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों इस असाइनमेंट का क्या है कि आप जानते ही होंगे कि गेहूं से आटा बनता है और आटा से रोटी। आप शायद रोज अपने भोजन में रोटी खाते भी होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि गेहूं किस कृषि की फसलों के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये होगा हमारा रबी। इसको टिक करेंगे। टोटल हमारे 7 क्वेश्चन थे और दोस्तों हमारे 7 में से 7 नंबर यहाँ बन भी गए। ठीक है, एक अच्छी सी खुशखबरी छोटी सी। ठीक है, ये हो चुका है। अब दोस्तों पढ़ते हैं इसी में पार्ट नंबर 4। तो असाइनमेंट नंबर 15 काफी बड़ा हो गया, 4 पार्ट में डिवाइड है ये। तो लोड हो रहा है दोस्तों, हो जाने देते हैं लोड इसको। तो दोस्तों देखिए हमारा ये असाइनमेंट लोड हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या रहा? क्वेश्चन है कि हमारा आयात क्या है? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वस्तु। ठीक है, बाहर से मतलब वस्तु का आना आयात होता है। ठीक है, विकल्प नंबर 1 सही है। जब बाहर से कोई वस्तु आती है इसको क्या बोलते हैं? वो आयात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जो किसी भी प्रकार के व्यापार के लिए भारत पर निर्भर है? तो दोस्त इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा भूटान। अगला क्वेश्चन आता है कि किस देश के साथ भारत का व्यापार हमेशा
ऋणात्मक रहता है, ठीक है, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव रहता है। समझ गए होंगे आप लोग चीन का नाम देख के, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी देश को अधिक निर्यात की दशा में आर्थिक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है। भाई जब बहुत ज़्यादा निर्यात करेंगे तो आपको लाभ होगा, फायदा होगा। फिर अगला क्वेश्चन, किसी भी देश को अधिक आयात की दशा में आर्थिक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है, हानि। जब दोस्तों सामान आप ज़्यादा बेचेंगे तो फायदा होगा, जब कोई चीज़ ज़्यादा लेंगे तो आपको नुकसान होगा। अगला क्वेश्चन कि भारत का सर्वाधिक व्यापार किस देश से होता है। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर आज़ादी से पूर्व भारत किस देश से मुख्यतः आयात करता था। कौन सा देश था दोस्तों, वो ब्रिटेन था। फिर अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक आयात किस देश से होता है। देखिए सबसे ज्यादा सामान हम कहाँ से लेते हैं, चीन से लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक निर्यात किस देश से होता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर अंतिम क्वेश्चन इस असाइनमेंट का कि भारत किस देश वस्तु का सर्वाधिक आयात करता है। कौन से देश का गाइस, मतलब भारत किस देश वस्तु का सर्वाधिक, मतलब कौन सी चीज का दोस्तों आयात सबसे ज्यादा, मतलब हम सामान लेते हैं तो इसको बोलते हैं खनिज तेल। तभी तो दोस्तों हमारे देश में पेट्रोल डीजल महंगा रहता है ना। इसको टिक करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन थे और देखिए दोस्तों हमारे 10 में से 10 नंबर आ भी चुके हैं। एक छोटी सी और बढ़िया वाली खुशखबरी है, तो दोस्तों हमारा असाइनमेंट नंबर 15 तक कंप्लीट हो चुका है, सारे पार्ट भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोस्तों हम बढ़ेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, असाइनमेंट नंबर 16, ठीक है। क्लिक करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल पर और दोस्तों ये देखिए हमारा असाइनमेंट नंबर 16 भी लोड भी होना शुरू हो चुका है, ठीक है। लैपटॉप में दोस्तों खोलेंगे तो बार बार ये PDF डाउनलोड करने को आ जाता है, जिससे मोबाइल में ओपन हो जाता है ना, तो यहाँ पर दोस्तों डाउनलोड मांगने लग जाता है, ठीक है। तो अब ये हमारा कंटेंट लोड हो रहा है, तो बस हो चुका है। इसको दोस्तों पहले सेट कर लेते हैं बढ़िया सा कि आपको मोबाइल फोन में ठीक ठाक दिखे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या रहा है कि कानून का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा व्यवस्थापिका के द्वारा, ठीक है ना। तो असाइनमेंट नंबर 16 शुरू हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों इसमें क्या रहा कि अमेरिका व्यवस्थापिका को कहा जाता है, क्या बोलते हैं इसको दोस्तों हम बोलते हैं कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी है ना, वैसे ही। अगला क्वेश्चन, राज्य सूची में कितने विषय शामिल है। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा 61। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि सरकार के मुख्य अंग नहीं है, तो कौन सा दोस्तों मुख्य अंग नहीं है, तो ये होगा दोस्तों हमारा लोकसभा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 47। फिर देखिए शिक्षा किस सूची का विषय है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा समवर्ती सूची का। फिर संघ सूची में कितने विषय शामिल है ये आपको बताना है, तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 100। फिर संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा ब्रिटेन से। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया, इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा मॉन्टेस्क्यू ने, दूसरा विकल्प। अंतिम क्वेश्चन दोस्तों इस असाइनमेंट का कि केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों में है, इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प होगा 3 सूचियों में। टोटल 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट कर लिए और दोस्तों हमारे इस असाइनमेंट में भी हमें नंबर कितने मिले, 10 में से 10। तो दोस्तों 16 असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। आप चलिए नेक्स्ट मॉड्यूल या असाइनमेंट नंबर 17 की तरफ चलते हैं, ठीक है। इस पर दोस्तों हमने क्लिक कर दिया, अब ये लोड होना शुरू हो चुका है। तो असाइनमेंट नंबर 217 लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लगता है, इंटरनेट पर दोस्तों होता है ना कि थोड़ा स्पीड तेज ऊपर नीचे। तो ये हो गया। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं असाइनमेंट नंबर 17 का कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा GV मावलंकर, ठीक है, पहला विकल्प सही है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना, दूसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन के द्वारा दोस्तों, विघटन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा या उपयुक्त सभी। देखिए उपयुक्त सभी जब आपको दिखे ना तो मैक्सिमम टाइम ये सही होता है, कभी कभी गलत भी होता है, इसको आप टिक करिए और आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है, इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा, ये हमारी शक्ति प्रधानमंत्री जी के पास है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है, कितनी दोस्तों हो सकती है, ये हो सकती है 552। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा लोकसभा में अगर आपको जाना है तो 25 साल कम से कम
एज होनी चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा कि संविधान के किस संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा 31 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का नेता कौन होता है। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा प्रधानमंत्री जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा एक साल में कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं। फिर अंतिम क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह दोस्तों निर्धारण किस वर्ष यथावत रहेगा, मतलब किस साल तक रहने वाला है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा 2026। इसको टिक करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन थे दोस्तों, हमने 10 को अटेम्प्ट किया और हमारा जो नंबर आया वो 10 में से 10 आया। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 17 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट मॉड्यूल पर क्लिक कर देते हैं और असाइनमेंट नंबर 8 हम लोड करते हैं। लोड हो रहा है और दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा है असाइनमेंट नंबर 18 में, मतलब 8 नहीं है 18 है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको राज्यसभा से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिखने वाले हैं। 18वां असाइनमेंट अब लोडिंग पर है। तो दोस्तों ये 18वां असाइनमेंट हमारा लोड हो चुका है। इसको पहले चलिए सेट कर देते हैं कि आपको ठीक से स्क्रीन पर दिखे। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसका जरा देखते हैं कि राज्यसभा किसी सामान्य विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा मैक्सिमम 6 महीने तक। अगला क्वेश्चन कि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसे प्राप्त है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा राज्यसभा होगा। फिर अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का वर्ष में कितना अधिवेशन होना आवश्यक है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा 2 अधिवेशन। फिर अगला क्वेश्चन कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। इसका आंसर होगा दोस्तों उपराष्ट्रपति। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा 1/3 वर्ष। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा है कि राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा 6 साल। ठीक है, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं ना, जैसे आपने दोस्तों देखा वो चुनाव होता है वो 5 साल के लिए होता है, इनके जो सदस्य होते हैं वो 6 साल के लिए होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो गाइस अगर आप बनना चाहते हैं तो इसके लिए कम से कम आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। इसका दोस्तों जो आंसर होगा हमारा 245। फिर राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 12 सदस्यों को। संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं राज्यसभा। तो टोटल 10 क्वेश्चन थे, 10 को अटेम्प्ट कर लिए और हमारे दोस्तों जो नंबर आ गए वो 10 में से 10 नंबर आ गए। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा 18वां असाइनमेंट कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं 19वें असाइनमेंट की तरफ। चलिए नेक्स्ट मॉड्यूल पर क्लिक करते हैं। काफ़ी दोस्तों ढेर सारे असाइनमेंट है, तो हो सकता है आप परेशान हो रहे हो, लेकिन अब जल्द से जल्द दोस्तों एक दिन में कंप्लीट करना है तो थोड़ा तेजी दिखानी पड़ेगी आपको। ठीक है, लोड हो रहा है 19वां असाइनमेंट। बिल्कुल मतलब होता है ना कि लाइव वीडियो आपके सामने तक जा रही है। ठीक है, हो सकता है आप कुछ दिन बाद देख रहे हो लेकिन लाइव है। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया 19वां असाइनमेंट। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या रहा कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा अनुच्छेद 352, दूसरा विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसका जो तीसरा विकल्प है, अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना की जा सकती है। ठीक है, तीसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन क्या रहा कि भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो हमारे पास राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है। तो देखिए, जो हमारा पहला विकल्प है कि कार्यकाल समाप्त होने पर, दूसरा विकल्प है दोस्तों त्यागपत्र देने पर। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा चौथा विकल्प हो जाएगा, केवल ए और बी के द्वारा। ठीक है, महाभियोग के द्वारा नहीं, पहला दूसरा विकल्प। ठीक है, तो मतलब चौथा विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। इसका दोस्तों जो तीसरा विकल्प होगा अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, ये दोस्तों गलत होगा। ठीक है, इसी को टिक कर देंगे, मतलब पहला विकल्प यहाँ पर टिक करके हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए। एक तो दोस्तों आप 35 वर्ष की आपकी आयु कंप्लीट हो जानी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो दोस्तों मतलब केवल ए और सी। अगर आपकी उम्र दोस्तों 35 वर्ष तक की हो गई है और आप भारत के नागरिक हैं तो आप राष्ट्रपति के लिए मतलब योग्य कैंडिडेट हो चुके हैं। ठीक है, चौथा विकल्प टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन से दोस्तों लोग भाग लेते हैं, मतलब पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। जी हाँ दोस्तों, संसद का सदस्य होना जरूरी है। फिर अगला दोस्तों क्या है क्वेश्चन कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये दोस्तों हमारा संविधान का 52 अनुच्छेद कहता है। ठीक है, टोटल दोस्तों हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं इस असाइनमेंट के। क्लिक करते हैं दोस्तों, हमारे 10 क्वेश्चन थे और हमने 10 में से 10 सही प्रश्नों के उत्तर दे दिए। ठीक है, इसको यहाँ पर कट करते हैं। तो गाइस एक एक करके हमारे देखिए सारे असाइनमेंट धीरे धीरे कंप्लीट हो रहे हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट नंबर हमारा कौन सा आएगा, 20 आने वाला है, मॉड्यूल 20। ठीक है, तो असाइनमेंट नंबर दोस्तों हमारा 20 अब लोड हो रहा है स्क्रीन पर, तो होने दीजिए इसको पहले। बस हो गया। ठीक है, हो गया, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं ठीक से आपके स्क्रीन पर दिखे। ठीक है दोस्तों, चलिए, हाँ ठीक है, थोड़ा सा और। पहला क्वेश्चन क्या रहा दोस्त, देखिए असाइनमेंट नंबर 20 का कि संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा अनुच्छेद 368 के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जो चौथा विकल्प आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, ये गलत है। जो मतलब गलत होता है उसी को यहाँ पर टिक करना था, इसको टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा है कि दोनों सदनों से पारित विधेयक किसके हस्ताक्षर द्वारा अधिनियम बन जाता है। किसके साइन जरूरी होते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति जी के। फिर अगला क्वेश्चन, किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा सामान्य विधेयक। अगला क्वेश्चन है संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाया जाता है। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा राष्ट्रपति जी के द्वारा। वित्त विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा अनुच्छेद 117 में, 117। तीसरा विकल्प करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि धन विधेयक के संदर्भ में किसे विशेषाधिकार प्राप्त है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा लोकसभा होगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि साधारण विधेयक पर सदन में कितनी बार वाचन होता है। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा तीसरा विकल्प 3। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा संसद के किसी भी सदन में विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। फिर दोस्तों अंतिम क्वेश्चन इस असाइनमेंट का क्या रहा कि कानून का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो देखिए दोस्तों, राज्यसभा के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, राष्ट्रपति के। इसका जो सही आंसर होगा हमारा चौथा विकल्प होगा, उपयुक्त सभी के द्वारा। इसको टिक करेंगे और टोटल 10 क्वेश्चन थे, 10 अटेम्प्ट किया और हमें 10 में से 10 नंबर मिल गया। तो गाइस मजा आ रही होगी आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक देखने में। ठीक है, 20वां दोस्तों असाइनमेंट कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ तुरंत बढ़ते हैं। ढेर सारे दोस्तों क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सामने। ठीक है, तो इसका दोस्तों असाइनमेंट का आगे इसको जरा निकालते हैं। ये रहा दोस्तों असाइनमेंट नंबर 21, ये ओपन हो रहा है। लोडिंग योर कंटेंट। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर लोड हो रहा होगा 21वां असाइनमेंट, ये लोड हो चुका है। चलिए दोस्तों देखते हैं सीधे इसके क्वेश्चन को। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होती है। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा अनुच्छेद 360 के तहत। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि किस संविधान संशोधन के अनुसार भारत में 18 वर्ष के व्यक्ति को मतदान का अधिकार मिला है। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो हमारा पहला विकल्प होगा 61वां संशोधन। फिर अगला क्वेश्चन आता है किस संविधान संशोधन के अनुसार 18 वर्ष के व्यक्ति को मतदान का अधिकार। वही फिर सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में ठीक है उल्लेखित है। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा चौथा विकल्प होगा अनुच्छेद 74। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
तो देखिए दोस्तों अनुच्छेद 356 है ये पावर। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि भारत देश का संवैधानिक प्रधान है, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति में। ठीक है, अगला क्वेश्चन भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, कहां पर दोस्तों ये राष्ट्रपति में। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा उपराष्ट्रपति जी को देंगे ये। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं, इसमें बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा अध्यादेश जारी करते हैं, इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा अनुच्छेद 1, 2, 3 के द्वारा 123। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित है, किसमें दोस्तों, ये है हमारी प्रधानमंत्री व उसके मंत्रिमंडल में। ठीक है, चौथा विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित हैं, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा हमारा भाग 18 में। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के नियुक्ति की व्यवस्था है, इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा अनुच्छेद 75 में। ठीक है, इसको टिक करेंगे। टोटल हमारे 12 क्वेश्चन थे, 12 प्रश्नों को हमने अटेम्प्ट कर लिया है। अब दोस्तों आती है बारी नंबर की, कितने नंबर हमने प्राप्त किया, सबमिट पर क्लिक करें और दोस्तों हमें 12 में से 12 नंबर मिल गए। ठीक है, अच्छी वाली खुशखबरी है, 12 में 12 नंबर दोस्तों में मिला है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले असाइनमेंट की तरफ। 21 असाइनमेंट हो गए, नेक्स्ट मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे और दोस्तों 22वां असाइनमेंट का आगे इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ओपन हो रहा है दोस्तों 22वां असाइनमेंट हमारा। थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा हमें। और देखिए हर एक क्वेश्चन को याद करते हुए चलिएगा। दीक्षा आपके जो क्वेश्चन है काफी बढ़िया भी है, ऐसा नहीं दोस्तों सिर्फ आप इसको असाइनमेंट के तौर पर देख रहे हो कि यार जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, तैयार होगा तो फिर आगे फायदा भी आपको होगा। चलिए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में कौन भाग नहीं लेता है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 22वें का दूसरा विकल्प, राज्य का मुख्यमंत्री। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है, इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा पहला विकल्प होगा अनुच्छेद 124 के द्वारा। फिर उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, ये दोस्तों आपको पता है प्रयागराज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु है, कौन सी है दोस्तों, ये उच्च न्यायालय की दोस्तों बात करें हाई कोर्ट में तो 62 साल। अब सर्वोच्च न्यायालय की दोस्तों बात करेंगे तो यहाँ पर जो आती है भाई जो रिटायर होते हैं जज, उनकी उम्र होती है 65 साल तक वो काम करते हैं। फिर दोस्तों भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है, ये नई दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु योग्यता होनी चाहिए, कौन सी योग्यता आपके पास होनी चाहिए, आप भारत के नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 वर्ष तक दोस्तों न्यायाधीश के पद पर आप रहने चाहिए, 10 वर्ष तक का वकील रहना चाहिए, और ये सभी, इसका दोस्तों जो विकल्प होगा ये सभी, ये विकल्प यहाँ पर करेक्ट है। टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतनमान है, सैलरी, बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों बता दें 2,25,000 प्रति महीने दोस्तों इनकी सैलरी होती है जज साहब की। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के कितने वर्ग हैं, तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 3 वर्ग हैं, पहला विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यकाल की आयु सीमा कितनी है, ये देखिए दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के कार्यकाल की आयु सीमा की बात हो रही है। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 65 साल। फिर अगला क्वेश्चन जिला और अधीनस्थ अदालतें किसके अंतर्गत आती हैं, जो दोस्तों जिला में अदालतें होती हैं वो दोस्तों आपके उच्च न्यायालय के अंतर्गत आती हैं। फिर अगला क्वेश्चन ये आज का अंतिम क्वेश्चन है इस असाइनमेंट का कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, कौन करता है दोस्तों, ये राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, इसको टिक करेंगे। 12 क्वेश्चन हमने कर लिए, 12 में से 12 नंबर पा भी लिया हमने। ठीक है, इसको टिक करें, 12 में से 12 आ गए। तो दोस्तों अब चलिए असाइनमेंट नंबर हम कौन से पढ़ेंगे हम लोग, तो 22 हो गया, 23वें की तरफ चलते हैं। क्लिक कर दिया दोस्तों और असाइनमेंट नंबर 23। ठीक है, अब ये दोस्तों लोड हो रहा है, थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों लोड हो चुका है, इसको पहले फिक्स कर देते हैं, आपको ठीक ठाक दिखना चाहिए स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या रहा कि उच्चतम न्यायालय किसी मामले में अपील के लिए किस अनुच्छेद के तहत विशेष इजाजत किसे देता है। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 136 के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था, ये दोस्तों 1950 में हुआ था। फिर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा राष्ट्रपति जी को।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति किन देशों के संविधान में निहित है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा भारत और अमेरिका दोनों, तो तीसरा विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय से राय ले सकता है। ये दोस्तों हमारा अनुच्छेद 143 के तहत है, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श होने का अधिकार है। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा राष्ट्रपति जी को। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति होने के लिए, ठीक है, एक शर्त के रूप में कितने समय तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा हमारा 10 वर्ष। पहले विकल्प को टिक करेंगे, ठीक है, और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसको टिक किए, ज्यादा आगे बढ़ गए 10 वर्ष के बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या आता है, इसको देखते हैं कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा उच्चतम न्यायालय को। फिर अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक पद धारण करते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 62। ये देखिए क्वेश्चन, इसमें आपको समझना है उच्चतम न्यायालय की बात, आप 65 साल में मत जाइएगा, इतने साल में दोस्तों रिटायरमेंट होते हैं, लेकिन ये कब तक पद धारण कर सकते हैं, ये दोस्तों इनकी एज ये है, तो ये 62 साल हो जाएगी, ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा कि नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारे सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। 10 क्वेश्चन थे, 10 अटेम्प्ट कर लिए और दोस्तों में 10 में से 10 नंबर भी यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं असाइनमेंट नंबर, आगे बढ़ते हैं ना, 24 की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल पर यहाँ क्लिक करते हैं और दोस्तों हमारा असाइनमेंट नंबर 24 कहाँ गया, ये अब ये लोड हो रहा है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो लिखा है ना SST वाला, इसी को हम लोड कर रहे हैं, तो लोडिंग हो रही है। तो इसको पहले फिक्स करते हैं, फिर वीडियो को हम शुरू करेंगे। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहा कि जनहित याचिका का वाद किस न्यायालय में लाया जा सकता है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सर्वोच्च व उच्च न्यायालय दोनों में, तीसरा विकल्प करेक्ट है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए जनहित याचिका का मामला उच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत उठाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 226। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि जनहित याचिका मामला सर्वोच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत उठाया जाता है। तो यहाँ अनुच्छेद 32 हो जाएगा। फिर देखिए भारत में जनहित याचिका की शुरुआत की माता किसे कहा जाता है। तो श्रीमती हिंगो रानी को, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे कि भारत में जनहित याचिका की शुरुआत का जनक किसे कहा जाता है। तो PN भगवती को कहा जाता है। फिर देखिए जनहित याचिका की शुरुआत किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने की थी। इसका दोस्तों जो सही आंसर है हमारा अमेरिका। फिर किस लोक अदालत में रुपए की सीमा लागू नहीं होती है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा अस्थायी लोक अदालत, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, लोक अदालतें मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा, यहाँ पर दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों बस इतना समझ लीजिए, जो लोक अदालतें होती है वहाँ पर वकील की जो फीस होती है उसमें खर्चा वर्चा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही कितने प्रकार की होती है, यहाँ पर तो ऐसा है नहीं। तो फिलहाल दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो हमारा दोस्तों दूसरा विकल्प हो जाएगा, ठीक है। दूसरे विकल्प को आपको यहाँ पर टिक करना 1993। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि लोक अदालत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम कब लागू हुआ था। इसका दोस्तों जो तीसरा विकल्प है 1995, इसको टिक करना है। फिर दोस्तों देखिए इस असाइनमेंट का अंतिम क्वेश्चन क्या रहा है कि लोक अदालत का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा 1987, इसको टिक करेंगे और देखते हैं हमारे टोटल कितने क्वेश्चन थे। 10 को अटेम्प्ट कर लिया और दोस्तों हमारे जो 10 में से नंबर आ रहे हैं वो 10 on 10 आ रहे हैं, ठीक है। काफी बढ़िया नंबर है ना। तो ये रहा दोस्तों नंबर हमारा। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले असाइनमेंट की तरफ। 24 असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ क्लिक करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल पर और दोस्तों हमारा असाइनमेंट नंबर 25 अब देखेंगे, ठीक है। लोड हो रहा है 25वां असाइनमेंट। तो बस लोड होने वाला है। तो गाइस आप भी साथ में करते हुए चलिएगा, नहीं तो फिर आप बाद में परेशान होंगे। याद भी करते हुए चलना है, ठीक है। 25वां असाइनमेंट क्या ये खुल चुका है। पहला क्वेश्चन क्या रहा है कि राज्यसभा को अधिकतम कितने दिनों के अंदर बजट पास करना होता है। इसका दोस्तों जो सही आंसर होता है वो 14 दिन के अंदर, ठीक है। दूसरा विकल्प सही है, मतलब पहले क्वेश्चन का दूसरा विकल्प। दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है कि संघीय बजट संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। इसका आंसर होगा हमारा लोकसभा में। फिर अगला क्वेश्चन 2020 और 21 के संघीय बजट को संसद में किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा निर्मला
सीतारमन ने। फिर अगला क्वेश्चन, संघीय बजट 2020 और 21 में सरकार का सर्वाधिक खर्च किस मद पर है? इसका आंसर होगा दोस्तों करों व शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। ठीक है ना, ये सही है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा, इसको देखेंगे कि बजट प्रस्तुत करने से पूर्व सर्वप्रथम किसकी अनुमति आवश्यक होती है? इसका आंसर होगा दोस्तों हमारे राष्ट्रपति जी की अनुमति। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष का कार्यकाल होता है, कितना होता है दोस्तों? वित्तीय वर्ष का कार्यकाल क्या होता है? ये हमारा है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का उल्लेख होता है? ये दोस्तों हमारा ये 112 है दोस्तों। ठीक है, 112वें में। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि भारत में संसद में, ठीक है, बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारे वित्त मंत्री जी करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में सर्वप्रथम पहली बार बजट कब पेश किया गया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा 1860 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर है दोस्तों हमारे R.K. शम्मुकम शेट्टी ने। ठीक है ना, शेट्टी साहब ने किया था। ठीक है, R.K. शेट्टी साहब। तो ये विकल्प है, तीसरा टिक करेंगे। 10 क्वेश्चन थे, 10 अटेम्प्ट कर लिए और दोस्तों हमारे जो नंबर बने वो 10 में से 10 बन चुके हैं। ठीक है, ये तो हमारा असाइनमेंट नंबर 25 कंप्लीट है। अब जल्दी जल्दी दोस्तों बढ़ते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो होती चल रही है। असाइनमेंट नंबर दोस्तों हम 26 की तरफ चल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं इसको। तो असाइनमेंट नंबर 26 ओपन हो रहा है। तो बस दोस्तों ओपन होने वाला है। देखिए असाइनमेंट नंबर 26 का पहला क्वेश्चन क्या रहा, इसको देखेंगे कि ठीक है, राज्य सराकर के गैर विकास व्यय का सही युग्म है। सरकार होना चाहिए दोस्तों कुछ ऐसे करके। तो 26 का जो पहला आंसर सही होगा वो होगा चौथा विकल्प, पुलिस और न्याय। ठीक है, ये 26 असाइनमेंट का मतलब पहले क्वेश्चन का चौथा विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि संसद, राष्ट्रपति सचिवालय जैसे मद पर खर्च होने वाला व्यय किस व्यय के अंतर्गत आता है, मतलब किसमें आता है ये दोस्तों आता है हमारे नागरिक शासन पर व्यय। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, बिक्री कर तथा मालगुजारी कर लगाया जाता है किस पर दोस्तों? ये राज्य द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, संपत्ति कर तथा व्यय कर किसकी सिफारिश पर लगाया गया था? ये दोस्तों हमारा था प्रोफेसर किल्डोर की सिफारिश। अगला क्वेश्चन, भारत में नोट छापने का अधिकार किसके पास है? सबको पता है रिजर्व बैंक के पास है सिर्फ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम आयकर प्रारंभ किया गया था कब दोस्तों? 1700 में। फिर अगला क्वेश्चन आता है अप्रत्यक्ष कर का सही युग्म है, ये दोस्तों होगा हमारा केंद्रीय व्यापार कर, केंद्रीय उत्पाद कर। चौथा विकल्प को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। भारत में कर व्यवस्था है दोस्तों, कैसी कर व्यवस्था यहाँ पर है? द्विस्तरीय। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, आयकर हमारा दोस्तों है कैसा कर होता है? ये दोस्तों हमारा है अप्रत्यक्ष कर। पहला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन दोस्तों इस असाइनमेंट का क्या रहा कि संविधान के किस भाग में केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों की व्याख्या की गई है? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा तीसरा विकल्प होगा भाग 12 में। टोटल 10 क्वेश्चन थे, 10 अटेम्प्ट कर लिए हमारे दोस्तों, 10 में से 10 नंबर बन भी गए। ठीक है, हो गया ना इतना। अब बढ़ते दोस्तों असाइनमेंट नंबर 26 की तरफ। चलिए नेक्स्ट मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे, 26वां वाला आए। ठीक है, तो दोस्तों वैसे ये हमारा 26वां ही तो था। ठीक है, हमने 26वां तो कर ही लिया। अब 27वां दोस्तों हमारा असाइनमेंट आएगा ना, इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, ओपन हो रहा है असाइनमेंट नंबर 27। ठीक है, कुछ छूट जाएगा दोस्तों आप लोग कमेंट करिएगा, सब कुछ आपको बताया जाएगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो 27वां दोस्तों असाइनमेंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या रहा है इसको जरा देखते हैं कि कितने उच्च शिक्षा संस्थानों मार्च 2020 तक एक अप्रेंटिस अमेंडमेंट डिग्री डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करेंगे? ठीक है, 27वें असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 150। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा, किस वर्ष तक भारत सबसे बड़ी वर्क फोर्स होगी? इसका चौथा विकल्प है दोस्तों 2030 तक। बजट 2020 और 21 में किस मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेज को एक जिला अस्पताल संबद्ध करने का प्रस्ताव है? इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा पहला विकल्प PPP मॉडल। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा, बजट 2018 और 19 की तुलना में, ठीक है, बजट 2019 और 20, 18-19 की तुलना में 19 और 20 के लिए कितने प्रतिशत बजट अधिक शिक्षा पर खर्च किया गया था? ठीक है, ये दोस्तों हमारा है 13 लिखा है 13%। अगला क्वेश्चन, कितने संस्थानों को ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा? ये दोस्तों है 100 संस्थानों को। ठीक है,
बजट 2020 और 21 में शिक्षा के कौशल विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई? इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा 3000 करोड़ होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बजट 2019 और 20 में शिक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? इसमें दोस्तों जो लिखा है 94,000 करोड़। ठीक है, कुछ ऐसी संख्या है। पहला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। किस बजट वर्ष में स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम चलाने की बात की गई थी दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों 2019 और 20 में। अगला क्वेश्चन, बजट 2013 और 14 में सर्व शिक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किया गया था? इसका आंसर है दोस्तों 27,258 करोड़ रुपए। फिर बजट शब्द है कहाँ का दोस्तों? ये शब्द है ये फ्रांस भाषा का है। इसको टिक करेंगे पहला विकल्प और सबमिट करेंगे। देखते हैं दोस्तों हमारे नंबर कितने आते हैं। हमारे नंबर आ गए 10 में से 10। तो दोस्तों ये असाइनमेंट भी हमारे यहाँ कंप्लीट होता है, असाइनमेंट नंबर 27। अब बढ़ते हैं दोस्तों 28 नंबर असाइनमेंट की तरफ। नेक्स्ट मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे और देखिए दोस्तों असाइनमेंट नंबर 28 में देखिए जो आपका ये लिखा रहता है ना SST EVA कोर्स 28 करके, ठीक है, एवोल्यूशन करके इसी में क्लिक करना है। अब हमारा 28वां असाइनमेंट ओपन हो रहा है। थोड़ा सा समय लगेगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो रही होगी, तो ठीक है, एक ही दिन में दोस्तों आपको कंप्लीट करना है ना, तो इसको देखिएगा, तैयार भी करिएगा पढ़ते हुए। ठीक है, 28वां असाइनमेंट दोस्तों ओपन हो चुका है और पहला क्वेश्चन क्या रहा? 12वीं योजना में उच्च शिक्षा हेतु कितनी सीट की अतिरिक्त वृद्धि कर उसकी सुलभता में वृद्धि करना है? ठीक है, तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा पहले क्वेश्चन का वो होगा हमारा तीसरा विकल्प, 1 मिलियन सीट। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, 12वीं योजना में शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यतः किस पर बल दिया गया है? सही आंसर होगा दोस्तों देखिए स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, लिंग आधारित शैक्षिक अंतराल को कम करना, उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है चौथा विकल्प। इसको टिक करके आगे बढ़ते हैं। 12वीं योजना में स्कूलों में पढ़ने के मध्यमान वर्ष में कितनी वृद्धि करने की बात कही गई है? इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा 7 वर्ष, तीसरा विकल्प होगा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे हम, 12वीं योजना का मुख्य रूप से किस पर बल दिया गया है? इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा चौथा विकल्प, उपयुक्त सभी, समावेशी विकास, तीव्र धारणीय विकास। ठीक है, उपयुक्त सभी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, समावेशी विकास अवधारणा को जन्म दिया गया था किसके द्वारा? दोस्तों ये 11वीं योजना में दिया गया। ठीक है, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई है? ये दोस्तों हुई थी हमारी 1951 में। इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजना क्यों लाया गया? अब ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, सामाजिक उन्नति के लिए आर्थिक उन्नति होती है। ठीक है, तो इसका जो चौथा विकल्प है ए और बी दोनों, इसी को टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। योजना अवकाश क्या है दोस्तों? ये होता है आपका वार्षिक योजना होता है। ठीक है, पहला विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना क्या है? ये दोस्तों केंद्रीकृत और एकीकृत है। ठीक है, पहला विकल्प सही है। और भारत के विकासात्मक प्रयासों की मुख्य रणनीति के रूप में किसे स्वीकार किया गया है? इसका जो सही आंसर होगा तीसरा विकल्प होगा, पंचवर्षीय योजना। इसको टिक करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन थे, अटेम्प्ट कर लिया और हमें 10 में से 10 नंबर मिल गया। तो दोस्तों हमारा 28 नंबर असाइनमेंट भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले असाइनमेंट की तरफ। चलिए नेक्स्ट मॉड्यूल दोस्तों हम क्लिक करते हैं 29वां। ठीक है, और दोस्तों हमारा लोड हो रहा है 29वां असाइनमेंट इस समय स्क्रीन पर 29। बहुत ही जल्दी दोस्तों आपके सामने होंगे क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा सब्र करिए। तो दोस्तों क्वेश्चन आ चुके हैं, इसको पहले हम फिक्स करते हैं कि आपको ठीक ठाक दिखे। तो दोस्तों हमारा इसका पहला क्वेश्चन क्या है, इसको जरा देखते हैं 29वें में। पहला क्वेश्चन रहा कि वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा शक्तिकांत दास। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों है आरबीआई के स्थापना वर्ष में गवर्नर कौन थे? इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा दूसरा विकल्प होगा सर ओसबोर्न स्मिथ। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि स्थापना के समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अधिकृत पूंजी कितनी थी? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा 5 करोड़ रुपए। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की अनुशंसा कब की गई थी? इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा 1930 में। फिर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा कि स्टेट बैंक समूह में कितने बैंक सम्मिलित हैं? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा पहला विकल्प 6 बैंक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर का विलय कब किया गया? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा 1963 में। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रधान या केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर है? इसका दोस्तों सही आंसर है हमारा मुंबई में। फिर अगला क्वेश्चन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, की स्थापना कब की गई? तो दोस्त इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 1921 में। ठीक है, तीसरा विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन है कि बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब की गई? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 1840 में।
और इस असाइनमेंट का अंतिम क्वेश्चन कि भारत का प्रथम बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा कोलकाता में। ठीक है, इसको टिक करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन से 10 अटेम्प्ट कर लिए और दोस्तों में जो नंबर मिला है वो 10 में से 10 मिला है। तो गाइस काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। तो हमारे 29 असाइनमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम बढ़ेंगे अगले असाइनमेंट की तरफ, इसको टिक करते हैं। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट मॉड्यूल पर क्लिक करते हैं और हमारा 30वां असाइनमेंट अब ओपन होने वाला है। ठीक है, ओपन हो रहा है, बस कुछ और सेकेंड। तो दोस्तों देखिए हमारा 30वां असाइनमेंट ओपन हो चुका है। इसको पहले फिक्स करते हैं कि आपको ठीक ठाक दिखे ये। तो दोस्तों 30वां असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि ई बैंकिंग क्या है। ठीक है, तो मतलब इंटरनेट बैंकिंग होती है, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, या सभी खत्म सही है। तो इसका चौथा विकल्प यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। ठीक है, इसको टिक करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन कि किस वर्ष में नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई। इसका दोस्तों सही आंसर होगा 1982 में, दूसरा विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्न में से कौन सा बैंक कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण देता है। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा भूमि विकास बैंक, तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प सॉरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि निम्न में से नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा होगा मुंबई में, चौथा विकल्प करेक्ट है। कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा नाबार्ड। फिर अगला क्वेश्चन, नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है दोस्तों, कौन सी बताइए। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए। ठीक है, पहला विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1975 में, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या होता है। इसका उद्देश्य होता है दोस्तों उपयुक्त सभी, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना भी होता है। ठीक है, इसको जरा देखते हैं, हाईलाइट करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना दोस्तों होता है ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़े हुए वर्गों को रियायती दर पर वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना। ठीक है, चौथा विकल्प यहाँ पर इसका करेक्ट है, इसको टिक करेंगे चौथे को और आगे बढ़ेंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। इसका सही आंसर होगा हमारा 1935 में। फिर मुद्रा की पूर्ति करने वाली संस्थान कहलाती है, क्या कहलाती है, मौद्रिक संस्था, इसको टिक करेंगे। टोटल दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चन से 10 अटेम्प्ट हो गए और हमें जो नंबर मिले वो 10 में से 10 नंबर मिले। ठीक है, अच्छा लगता है ना जब 10 में से 10 नंबर मिलते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले असाइनमेंट और अंतिम असाइनमेंट की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अब थोड़ी सी खुशी हो रही है होगी आप लोगों के लिए कि चलो हम अंतिम तक पहुंच गए हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों और ये लोड हो रहा है। तो गाइस आपको और भी असाइनमेंट अगर देखना हो दीक्षा ऐप पर, हमारे हिंदी के भी हो गया, इंग्लिश हो गया, जो भी दोस्तों जितने भी सब्जेक्ट होंगे, मतलब जो भी है दीक्षा ऐप पर, सारे दोस्तों आपको मिल जाएंगे। चैनल को हमारे यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारे असाइनमेंट आप देख पाए। अब चलिए दोस्तों अंतिम असाइनमेंट 31 वाला देखते हैं, नहीं तो फिर आप परेशान होंगे। ठीक है, शुरू करा जाए वीडियो को। देखिए इस पर क्लिक करते हैं, फिर से दोस्तों ये लोड होने लग जाता है। तो चलिए हो जाने दीजिए और बस कुछ और मिनट। ठीक है, हो चुका है दोस्तों। इस वीडियो को फिक्स करते पहले ठीक ठाक कर लेते हैं। हाँ, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या रहा है कि किस बैंक की सबसे अधिक विदेशी शाखाएं हैं। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चौथा विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा 1975 में। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि पूर्ण रूप से भारतीय पूंजी द्वारा स्थापित प्रथम बैंक कौन था। इसका सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा विकल्प, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है ना, इसको टिक किया। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था हमारा 1949 में। फिर LDB का संबंध है किससे दोस्तों, इसका संबंध भूमि विकास बैंक से। फिर भारत में मतलब 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो देखिए दोस्तों इसमें संख्या थी 14 टोटल। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है। तो इसका सिंपल सा आंसर है दोस्तों, आपको पता होगा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा 1955 में। ठीक है, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे हम। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा 1935 में। ठीक है, इसको टिक करेंगे और दोस्तों हमारे सारे असाइनमेंट ये पर कंप्लीट होते हैं। इसको सबमिट पर क्लिक करते हैं और हमें 10 में से 10 नंबर यहाँ पर भी मिल गया है। तो गाइस दोस्तों हमने मतलब पहले असाइनमेंट से लेकर 31 असाइनमेंट तक सारे क्वेश्चन में पूरे नंबर पाए, चाहे 10 में से 10 नंबर रहे हो, चाहे 12 में से 12 नंबर रहे हो, चाहे 8 में से 8 नंबर रहे हो, चाहे 9 में से 9 नंबर रहे हो।
ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा है। और फिलहाल देखिए दोस्तों यहाँ पर अब हमें मॉड्यूल को आगे बढ़ाने का नहीं दिखेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ प्रीवियस जा सकते हैं, मतलब आगे नहीं जा सकते, पीछे जाएंगे। तो कुल मिला के दोस्तों हमारे जितने मॉड्यूल थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइस मिलेंगे और भी वीडियोस में। देखिए एक बात और है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जो रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन दिख रही है दोस्तों, उस पर से उंगली से टच करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन करिएगा। वीडियो बड़ी है, लेकिन दोस्तों आप एक वीडियो में काफ़ी कुछ सीखे होंगे और पूरे असाइनमेंट आप बिल्कुल ठीक ठाक कर लेंगे। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। तो दोस्तों वीडियो के अंत में एक बात और आपसे कहना चाहते हैं कि देखिए काफ़ी बच्चों में एक चीज़ और दिक्कतें आ सकती हैं। देखिए जो दोस्तों आपका लिखा रहता है ना, सेंड योर असाइनमेंट टू दिस ईमेल आईडी करके, तो देखिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर भी आपको ग्रीन टिक मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए दोस्तों आप दीक्षा ऐप को छोड़कर अपने मोबाइल फोन को छोड़कर, मतलब ठीक है, मोबाइल फोन में या दोस्तों ब्राउजर में आप इसको ओपन करिएगा दीक्षा ऐप को, या लैपटॉप के ब्राउजर में करेंगे तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ग्रीन टिक मिल जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ हमारे असाइनमेंट में देख रहे होंगे। ठीक है, सेंड योर असाइनमेंट टू दिस ईमेल आईडी, हमने कोई असाइनमेंट को किसी ईमेल आईडी पर भेजा नहीं है, खाली दोस्तों ये ब्राउजर में खोलने पर तुरंत ग्रीन टिक हो जाता है। ठीक है, इसमें भी काफ़ी बच्चों में कन्फ्यूजन थी। यहाँ पर दोस्तों आप क्लिक करके ग्रीन टिक ले पाएंगे ये वाला, नहीं तो फिर आप पूरा असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे तब भी दोस्तों आपका जो कोर्स होगा वो 100% शो नहीं करेगा। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं, स्टे कनेक्ट।